हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र और जय श्री राम। मैं हूं आपकी प्यारी होस्ट अवनी फ्रॉम एस्ट्रो लाइफ सूत्रा और आज हम करने वाले हैं कुछ स्पेशल, यानी कि आज हम करने वाले हैं आपके सवालों का उत्तर। और ये वो सवाल हैं जो आप ही लोगों ने हमारे से हमारी वेबसाइट पे यानी कि astrolifesutra.com पे हमें कमेंट्स कर पूछे थे और उन्हीं को आंसर करेंगे आपके प्यारे और मेरे भी नितिन कश्यप सर। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सवाल astrolifesutras.com वेबसाइट पर पूछे गए थे और हमारी टीम ने आपस में डिस्कस करके उनमें से कुछ सवालों को, कुछ में भी काफ़ी ज़्यादा दिखाना एक बार कितने, तो पता नहीं आपको सारे सवाल दिख रहे हैं या वो रिबन्स भी दिख रहे हैं, बट एनीवे सवाल भी हैं, तो उन सवालों के जवाब देने की सोची गई है और हम कोशिश करेंगे 5 सवाल आज के लिए लेते हैं। और इस वीडियो में 5 सवाल, बट जल्द ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही बाकी और 5 का भी आपको जवाब मिलेगा। तो ठीक है अवनी, फिर देरी नहीं करते हैं, सीधा सवालों पर आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे होने वाला है, हाउ टू सी द सेकंड मैरिज सक्सेस फ्रॉम अ चार्ट एंड हाउ शुड वी मैच इन द बॉय एंड द गर्ल्स चार्ट। देखिए, जब फर्स्ट मैरिज से डाइवोर्स हो जाता है तो क्या होता है नॉर्मली कि इंडिविजुअल हमारे पास आते हैं, ये पूछते हैं कि क्या शुड आई गो फॉर सेकंड मैरिज और नॉट, क्या ऐसे ही ज़िंदगी जी लें, और पहली मैरिज की जो कड़वी यादें होती हैं ना, वो उन्हें हॉन्ट कर रही होती हैं, तो इस वजह से कई बार तो लोग काफ़ी लंबा गैप ले लेते हैं। अब पत्रिका में हम किन चीज़ों को देख के सेकेंड मैरिज के लिए रिकमेंड करते हैं? पहले तो ये देखते हैं कि नेटिव का बिहेवियर कैसा है, इंडिविजुअल बिहेवियर, क्या वो सोशली कनेक्ट रहना चाहता है, क्या उसे पार्टनर की नीड है इमोशनली, फिजिकली, और इस तरह से कि भैया वो बिना उसके ज़िंदगी काट सकता है कि नहीं। जैसे आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, सपोज़ किसी का शनि का लगन हो, शनि अकेला बैठा हो, या बृहस्पति का लगन हो, मीन लगन हो, और बृहस्पति अकेला बैठा हो, तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो विवाह नहीं भी करेगा तो ऐसा नहीं है कि नीड है उसकी कि बिना उसके चलेगा नहीं। तो पहले तो हम ये देखते हैं, पर सवाल शायद डिफरेंट था। सवाल उन्होंने कहा था कि सेकंड मैरिज की सक्सेस आप कैसे देखते हैं। एग्जैक्टली। तो फॉर दैट वी नीड नवांश कुंडली। नवांश कुंडली हमारे पास होनी चाहिए। नवांश कुंडली में लगन में, 4th में, 7th में, 8th में, 12th में, ये जो मांगलिक वाले भाव होते हैं उन सभी में कहीं पर भी अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कब होता है अवनी, कि वहाँ पर 2 नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट बैठे हो, तो उन परिस्थिति में हम कहते हैं कि ये पहले पार्टनर की वजह से ही प्रॉब्लम नहीं थी, ये कॉन्टिन्यूटी में रहेगी। तुम्हारी मैरिड लाइफ किसी XYZ किसी भी पार्टनर के साथ हो, ये प्रॉब्लम कंटिन्यूएशन में रहेगी। तो एक तो वो देखा जाता है। दूसरा, सेकंड पार्टनर के साथ शायद कंपैटिबिलिटी। कुड यू प्लीज रिपीट इट अगेन, क्या था? या कि फर्स्ट बॉय एंड द मतलब लाइक इन द मैरिज अगर हमें चेक करनी है तो फर्स्ट जो बॉय है एंड द सेकंड जो कि हमारी गर्ल है, उनकी कुंडली को कैसे वैसे ही चेक करें जैसे फर्स्ट के साथ की थी। दोनों के 2 डिफरेंट चार्ट हैं, आपको बस यही देखना है कि दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी कैसी दिखती है। बट उसके अंदर हम क्या ये भी देखें कि फर्स्ट वाले जो चार्ट है जो कि लड़के का है, उसके अंदर भी सेकंड मैरिज हमें दिख रही है नहीं दिख रही है, और गर्ल के भी चार्ट में हमें सेकंड मैरिज या थर्ड जितनी भी उनकी हुई है वो दिख रही है नहीं दिख रही है। सी जब हम चार्ट मैचिंग करते हैं तो हम दोनों इंडिविजुअल के चार्ट में क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ तो देखेंगे ही कि भाई ये बंदे के साथ आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हो, इसकी कुंडली में नज़र आता है कि नहीं कि इसकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये तो एक तरह से कहो, चाहे फर्स्ट मैरिज हो चाहे सेकंड मैरिज हो, ये चेक किया ही जाता है। ठीक है, तो हाँ चेक करना चाहिए। और नॉर्मल जो कन्वेंशनल मेथड है चार्ट मैचिंग के, उन्हीं के थ्रू देखिए। 7th लॉर्ड देखिए, 2nd लॉर्ड देखिए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर सेकंड मैरिज वी नीड टू फोकस ऑन द सेकंड भाव। दूसरे विवाह के लिए हमें दूसरे भाव पर ध्यान देना होता है। यदि दूसरे भाव का अधिपति बली है तो आप दूसरे विवाह के लिए बोल सकते हैं कि हाँ आपको जाना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ ऑफ अ पर्सन such as whether they will have 1 crore or 1000 crore? Like the exact amount or maybe nearby. ठीक है ओके। मुझे पूछना चाहिए था उनसे जिन्होंने प्रश्न पूछा है, किस करेंसी की बात कर रहे हो? आप USD की बात कर रहे हो, इंडियन रुपीस की बात कर रहे हो, दिरहम की बात कर रहे हो, येन की बात कर रहे हो, पौंड की बात कर रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ करेंसी या मनी जो भी आप कह रहे हैं
मनी की अपनी वैल्यू भी चेंज होती रहती है, टोटली राइट। आज से 30 साल पहले जो शायद 25,000 की वैल्यू थी, आज के टाइम में वो शायद 10,000 की वैल्यू हो, राइट। तो ऐसे में हम कहें कि करेंसी के अकॉर्डिंग क्या पता लगाया जा सकता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितनी थोड़ी बहुत मेरी समझ है, मैं कहूँगा नहीं भाई, ऐसा मेथड मैंने नहीं देखा है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप कितने रिसोर्सफुल होंगे। सी करेंसी क्यों इम्पॉर्टेंट है या मनी क्यों इम्पॉर्टेंट है? मनी आपको रिसोर्सेज बाय करके देती है, वेदर इट इज़ लैंड और व्हीकल और एनी अदर एसेट, जो भी उस टाइम पर आप एक एग्जांपल के लिए घर में, एक अच्छे घर में जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें रिक्वायर्ड है, वो जिसके घर में हो, घर में गाड़ी हो, अपना घर हो, वगैरह वगैरह, तो हम कहेंगे फाइनेंशियली साउंड है। करेक्ट, ठीक है। अब उसमें आप अपग्रेड होते रहे, कितने हो सकते हैं वो बात अलग है। तो जहाँ तक बात है कि क्या कुंडली देखकर ये बताया जा सकता है कि ये व्यक्ति करोड़पति है या अरबपति है या खरबपति है? ये बताया जा सकता है कि ये व्यक्ति साधन संपन्न है। हिंदी का वर्ड है, समझ में आ रहा है? ऑफ कोर्स इतनी तो आती है इतनी तो मैंने एस्ट्रो की क्लासेस में सीख ली है होपफुली। सो साधन संपन्न है, इतने रिसोर्सेज उसके पास हैं कि वो अपनी लाइफ आसानी से चला सके। और इसके लिए हमें फोकस करना होता है सेकंड हाउस पर, वीनस पर, एक कारकामशा कुंडली होती है उस पर। और हाँ, मेथड है। अगर 2 चार्ट आपके सामने रख दिए जाए अपनी, या मेरे सामने रख दिए जाए, तो हम ये बता सकते हैं विच एवर इज मोर रिचर, ये ज़्यादा पैसे वाला लग रहा है, राइट। लेकिन अगर आप कहें कि करेंसी की फॉर्मेट में बताना, तो वो बड़ा ही क्या कहूँ, मुझे लगता है लॉजिकल भी नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि आप करेंसी बदल देते हैं तो वेरिएशन आ जाता है, रिसोर्सेज हर एरा में चेंज होते जाते हैं, तो ऐसे बताना जहाँ तक मेरी जानकारी संभव नहीं है। एंड दैट टू, जबकि मतलब हम लोग पैसे देते रहते हैं, लेते रहते हैं, देते रहते हैं, लेते रहते हैं, कोई भी एक कांस्टेंट मतलब लाइक गिविंग टेकिंग वाला सिस्टम है। ये घर की तरह नहीं है कि घर है तो ये 1 करोड़ का ही घर है और यही रह रहा है। घर आप बेच नहीं सकते, बट पैसे तो आपको देने ही होंगे एमिनिटीज के लिए। हाँ, कई बार क्या होता है अवनी, टर्नओवर कंपनी का करोड़ों में चल रहा है, वो बोल रहे हैं सर मेरा इतने करोड़ों का बिजनेस है, लेकिन हम बोलते हैं कितना प्रॉफिट है, तो जैसे प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कम है, हमारे बिजनेस में सिर्फ 2% मिलता है। उसकी बजाय कोई एक ऐसा बंदा है जिसका मार्जिन 50% है, लेकिन उसका करोड़ों का टर्नओवर नहीं है, कम का है, पर वो 50% मार्जिन कमा रहा है, तो वो ज़्यादा रिच हो जाता है। तो ये जो वही अगेन, ये इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात करें तो वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। मेरी जानकारी भी उस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, बट स्टिल करेंसी के मामले में बता पाना, क्वांटिफाई कर पाना, वो नहीं, वो मेथड मुझे नहीं आता, आई एम सॉरी। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप ही के हाथों से निकलवाते हैं। ये लीजिए सर। मुश्किल ही आएगा फिर, पक्की बात है, यही लेते हैं, चलो सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम्स इन एक्सॉल्टेड लग्नेश दशा। ये लग्नेश उच्च का होगा तो ऐसे सवाल हमारे पास ही आएंगे, और किसके पास आएंगे? ठीक है, ठीक है। सो टॉपिक पर आते हैं। क्या था सवाल कि उच्च के लग्नेश की महादशा में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? पहले तो ये समझते हैं कि महादशा या किसी भी दशा को सीधे ऐसे रीड नहीं किया जाता। होपफुली जब हम ये वीडियो रिलीज़ होगी, उससे पहले एक वीडियो चंद्र पर भी हमने जो की थी वो रिलीज़ हो चुकी होगी। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि महादशा सिर्फ लग्नेश की महादशा है तो प्रॉब्लम आएगी या अच्छा होगा, ऐसा कहना गलत है। उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, स्पेशली नक्षत्र, जिसके बाद हम फलित करते हैं कि दशा कैसी जाएगी। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, एग्जॉल्टेड लग्नेश में प्रॉब्लम क्या है? बहुत फ़ायदे, ये तो सब जानते हैं। लग्नेश कुंडली का सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, जो आपकी हेल्थ को, आपके ओवरऑल फीचर को, आपकी समाज में गुडविल को, और भी पता नहीं क्या 10 चीज़ों को ये इंडिकेट करता है। लेकिन जब किसी इंडिविजुअल के पास इतनी सारी चीज़ें या इतनी सारी अचीवमेंट होती है ना अवनी, तो एक नॉर्मल इंसान हवा में उड़ना चालू कर देता है। नहीं, मैंने ये कमाया, मैंने ये किया, मैंने अपनी मेहनत से ये बनाया, और उस एटीट्यूड में, उस बिहेवियर में वो अपने कई रिश्तों से हाथ धो बैठता है। एक वीक इंसान, हमेशा देखना आप ये अपनी लाइफ में भी, कि एक वीक इंसान जिसकी लाइफ में उसे औरों की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ यू कैन से कमी या कुछ भी, उसके आसपास ज़्यादा लोग होते हैं या वो लोगों से अटैच रहता है क्योंकि उसे पता है मुझे काम पड़ सकता है। लेकिन जहाँ आप उच्च के हो जाते हैं,
शायद तुम्हें याद नहीं होगा, 10th में एक चैप्टर हुआ करता था, क्या था वो, एसिड बेस एंड सॉल्ट, और एक और ऐसे ही था एलिमेंट्स वाला, ठीक है, मेटल नॉन मेटल एंड समथिंग लाइक दैट। उसमें एक टॉपिक होता है इनर्ट गैसेस का, ठीक है। उसका मतलब होता है ये बंदा ना किसी से ना तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है ना देना पसंद करता है, कि भाई मैं पूरा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वही उच्च लग्नेश की प्रॉब्लम है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद कर सकता हूँ, मुझ में तो खुद इतनी जान है। इस वजह से कई इंपॉर्टेंट रिश्तों से हाथ धो बैठते हैं। मैं यही कहूँगा, यदि आपका एग्जॉल्टेड लग्नेश है और उसकी दशा भी चल रही है तो कोशिश कीजिए थोड़ा ग्राउंडेड रहिए, परमात्मा को भी धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि भैया आपकी ब्लेसिंग है जो मुझे मिल रहा है, और जो आपके आसपास हैं शायद उनकी किस्मत से आपको मिल रहा है। हमेशा मन में ये बात सोचिए कि पता नहीं किसकी किस्मत से मुझे ये रिसोर्सेज मिल रहे हैं, और ये होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई एक न्यूली वेड डॉटर इन लॉ घर में आती है और उसके बाद पूरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो जाती है। काम तो आप पहले भी कर रहे थे, तब तो नहीं कमा पा रहे थे, अब उसके आने के बाद आपको एकदम से ग्रोथ मिलने लगती है। तो परमात्मा पता नहीं किस व्यक्ति की किस्मत से आपको दे रहा है। अगर आप इस सोच के साथ मेहनत करते हैं तो उच्च लग्नेश की महादशा भी अच्छी जाएगी, या उच्च लग्नेश के होने के बावजूद भी आप अच्छे रहेंगे, रिश्तों को निभा पाएंगे। अदरवाइज एग्जॉल्टेड लग्न लॉर्ड मे बी गुड फॉर ग्रोथ एंड जो मैंने अभी कहा फॉर गुड हेल्थ, फॉर करियर पर्सपेक्टिव, पर ये रिश्ते निभाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं। एक वैसे क्वेश्चन आ रहा है, लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट नो कि आई डोंट थिंक ये वीडियो में लगेगा, बट स्टिल मैं पूछ लेती हूँ। बोलो। ठीक है, कि जैसे आपने राम जी की कुंडली हमें दिखाई हुई है, ठीक है, राम जी की कुंडली में तो सारे प्लैनेट्स ऑलमोस्ट उच्च के थे, उनका दशा कौन सी सबसे पहले आई थी? उनकी जो पुनर्वसु नक्षत्र बताते हैं उस हिसाब से बृहस्पति की दशा सबसे पहले आई। और उनका लगन किस चीज़ का है? कैंसर। तो उनकी मून की आई कि नहीं आई उनकी लाइफ में? बृहस्पति की आई, बृहस्पति के बाद शनि की आई, अब मून की आई कि नहीं आई, क्योंकि देखो उनका लाइफ स्पैन के बारे में तो डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम बृहस्पति तो थोड़ा लेट आई। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि उधर ये वैलिड होगा? बट उनका मून एग्जॉल्टेड नहीं था, तो फिर तो बात ही नहीं है। फिर तो बात ही नहीं। तभी मैंने कहा कि इधर मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसलिए ऑफ रखना। ठीक है, नहीं। अब देखो एक बात और समझो, चलो अब तुमने क्योंकि ये डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, देखिए एक तो ये बात कि लग्नेश का अकेला होना और एक एग्जॉल्टेड होना, ये दो फीचर ये दिखाते हैं कि व्यक्ति को किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं रामचरितमानस से ही कहूँ, क्योंकि अब आपने ये डिस्कशन आपने बोला है, पूछा है, अच्छी बात है। एक जगह जिक्र आता है कि भरत ममता के परिचायक है, या यूँ कहें कि भरत सिग्निफाई इमोशन, ठीक है, और भगवान राम समता के परिचायक है। न्यूट्रल बिहेवियर अगर देखना हो तो भगवान राम का देखो, और इमोशंस अगर आपको देखने हो तो भरत जी के देखो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जहाँ ममता की बात आती है, इमोशन की, अरे मेरा भाई के लिए मुझे ये करना है, वो चले गए तो मैं ये छोड़ दूंगा, मैं त्याग दूंगा, ये भरत में देखने को ज़्यादा मिलता है। भगवान राम हर परिस्थिति में उदासीन दिखाया है उन्हें। उदासीन वर्ड का मतलब न्यूट्रल दिखाया है, कि इन केस ऑफ डेथ, इवन इन केस ऑफ बर्थ, इन केस ऑफ हाई और लो, ये बंदा अपने पोस्चर को, अपनी कामनेस को मेंटेन रख पाता है। इवन दो उनके इतने सारे प्लैनेट्स उच्च के थे, उसके बावजूद भी। हाँ, और एक चीज़ इसके साथ और आती है, जैसे कि हमें पता है थोड़ा सा जो आपसे सीखा, कि उच्च के प्लैनेट्स हैं, आमने सामने भी बैठे हुए हैं, हाँ, एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है, हाँ, प्रॉब्लम देने चाहिए, राइट? नहीं, प्रॉब्लम तो उनकी लाइफ में बहुत रही, लेकिन उनका नेचर स्टिल क्यों न्यूट्रल रहा? अब देखो, वैसे तो एक एस्केप रूट ये ढूंढा जा सकता है कि अरे वो तो भगवान का चार्ट है, उस पर तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं उस एस्केप रूट पर नहीं जाऊंगा। मैं ये कहूँगा कि जो चार्ट इवन भगवान लेकर आए, जब भगवान कहते हैं कि मैं भी विधि के विधान से बंधा हुआ हूँ, तो उस चार्ट का रिजल्ट उन पर भी दिखना चाहिए। जैसा कि आपने कहा, सैटर्न का इन्फ्लुएंस अगर लगन पर हो, लगन लॉर्ड पर हो और कारक पर हो, तो बिहेवियर कैसा होना चाहिए? डिटैचमेंट, कोल्ड, थोड़ा सा वही शनि वाले ट्रेट्स। फाइन। सर के चार्ट में, प्रभु राम के चार्ट में एग्जॉल्टेड सैटर्न 4th हाउस में था,
और उसकी दृष्टि 10th एस्पेक्ट लगन पर थी, लगन लॉर्ड पर थी और एग्जॉल्टेड सन पर भी थी। तो कारक भाव, भावाधिपति सब शनि से दृष्ट था। इस वजह से वो जो अभी आपने कहा कि काम एंड कंपोज और डिटैचमेंट वाला व्यवहार वो उनके स्वभाव में आने के गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अल्कोहल एडिक्शन कैसे देखें? आजकल का यूथ आई थिंक हमारा इतना अल्कोहल में ही पड़ चुका है, मतलब क्लबिंग्स देख लो, ये नहीं कह रही, पहले के लोग भी ऐसे होते थे। आई मीन वी हैव कपल ऑफ मेनी एग्जांपल्स इन द बॉलीवुड इटसेल्फ, बट आजकल का यूथ आई थिंक बहुत सी ऐसी चीज़ें करने लग गया है जो शायद पहले नहीं होती थी, जिन्हें हम लोग ड्रग्स भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हैं? एडिक्शन मैं इसको अल्कोहल तक सीमित नहीं करते, क्योंकि आज के टाइम में एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा है जिसके लिए अल्कोहल की एडिक्शन है ही नहीं। उन्हें लगता है ये लाइफस्टाइल है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। वहीं कोई ड्रग वगैरह हो, ड्रग्स होती है, तो फिर उन्हें लगता है ये गड़बड़ है। चलो फोकस करते हैं एडिक्शन वर्ड पर। और एडिक्शन क्या होता है? किसी चीज़ की लत होना जिसे हम छोड़ नहीं सकते। लत, कोई ऐसी आदत जो आप छोड़ ही नहीं पा रहे, आप चाहते हैं, यू आर इंटेंट टू लीव इट, कि नहीं मुझे छोड़नी है, मैं नहीं चाहता, मेरे लिए बुरा है, लेकिन उसके बाद भी आप उसको कंज्यूम किए जा रहे हैं क्योंकि आप छोड़ नहीं पा रहे। देखिए इसका मतलब है कमजोर सूर्य है आपका आत्मबल, आपके मॉरल्स, आपके एथिक्स, और इन सबसे ज्यादा आपका आत्मबल। आत्मबल मतलब मैंने ये नहीं करना है तो नहीं करूंगा। अगर सूर्य कमजोर है तो ये दिखाता है कि आप अपने डिसीजन पर स्टैंड नहीं ले पाते हैं, आप मोड़ लो जाते हैं, कभी कहते हो ये करूंगा, कभी अगले दिन मना कर देते हैं। दुनिया में कितने सारे लोग हैं, हम देखते हैं न्यू ईयर पे नए नए नॉर्म्स बनते हैं, रेजोल्यूशन, फर्स्ट डे अब जिम जाएंगे, जिम की फीस बढ़, मतलब जो भी है तुम तो जानते ही हो। लेकिन उनमें से आई गेस शायद 25% होंगे जो रेगुलर रह पाते होंगे पूरे साल। वो भी मैं शायद ज़्यादा ही बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी 75 में हूँ वैसे कि जिन्होंने जिम की फीस भरी और उसके बाद ज्वाइन नहीं किया, या कभी किया कभी नहीं किया वाला टाइप। लेकिन वीक सन ये दिखाता है कि आप अपने स्टैंड पर लंबा नहीं टिक पाएंगे। तो एडिक्शन वाले चार्ट में सबसे पहले तो कमज़ोर सूर्य दिखता है। दूसरा, किसी भी प्रकार का भोग, इंजॉयमेंट, मज़ा आना, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, वो हम चंद्रमा से देखते हैं। स्ट्रॉन्ग मून और वीक सन एडिक्शन के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग सन है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया नहीं, मून है वो दिखा रहा है कि आप इंडल्ज हो जाते हैं, जहाँ पर भी भोग की प्रवृत्ति है, किसी भी तरह के शौक पूरे हो रहे हैं तो वहाँ इन्वॉल्व होते हैं। सूर्य कमज़ोर होने पर ये दिखता है कि आप उसमें कमज़ोर हो जाते हैं। एंड देयर आर सर्टन नक्षत्रावनी जो अभी आपने पढ़ना है आगे, हस्त है, आद्रा है, शतभिषा है। अभी तो ये 2-3 को आप समझिए कि ये 2-3 ना एडिक्शन के प्रति थोड़ा प्रेरित करते हैं। हाँ, आद्रा नक्षत्र के जो देवता हैं भगवान रुद्र, भगवान शिव के साथ उन्हें जोड़ा जाता है। उसके साथ जिस वृक्ष को जोड़ा जाता है, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, वो है तेंदु। आई डोंट नो आपने तेंदु का नाम सुना है कि नहीं, लेकिन दर्शकों को शायद पता होगा, जो पुराने दर्शक है सो कॉल्ड आपके हिसाब से, जो पहले के टाइम पर, और हम तो ऐसे हैं। नहीं, लव फॉर यू ऑल। सो उनके केस में तेंदु क्या होता है, वो जो बीड़ी पीते थे ना मजदूर, आज भी लोग बीड़ी पीते हैं, सभी क्लास के लोग पीते होंगे, तो वो उसका जो लीफ होता है वो आद्रा नक्षत्र के साथ जोड़ा जाता है। ओके। तो केवल ये नहीं, हस्त मैंने बताया, शतभिषा मैंने बताया, और भी ऐसे कई नक्षत्र हैं जिनमें प्लैनेट्स का होना, स्पेशली लगन लॉर्ड का होना, मून का स्ट्रांग होना, सन का वीक होना, ये इंडिकेट करता है कि देयर मे बी सम काइंड ऑफ एडिक्शन, चांसेस है। और फिर रेमेडीज होती है, कैसे सूर्य को बल दिया जाए, कैसे उसको। इसमें हम लाइक ये भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या वो एडिक्शन लाइक स्मोकिंग की होगी या ड्रिंकिंग की होगी। हाँ, आपने या पिल्स की होगी। फाइन। आपने जिन तीनों एडिक्शन की बात की वो सभी ओरल एडिक्शन है, राइट। बट इसके अलावा भी कई एडिक्शन होती है। हाँ बिल्कुल सही जा रही हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये ओरल अगर हुई तो सेकंड हाउस का रोल आना चाहिए। ठीक है, अगर सेकंड हाउस का नहीं है तो लत तो देखो वीडियो गेम्स की लत है,
या Totally. फ़ोन की लत है। आप देखें कि अगर आजकल तो बहुत लोगों को होती है, मैंने देखा है कि अगर आप उनसे फ़ोन लेकर रख लें और 4 घंटे 5 घंटे नहीं दे, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ, तो आधी जान सूख जाती है, कहाँ है क्या है। स्क्रीन टाइम इतना कम करने की बात कर रहे हो तो खुद ही से नहीं होता है कम। सो अगेन वहाँ पर ओरल नहीं है, वहाँ पर देखने का है, व्यू का है। तो जो आपके बॉडी ऑर्गन यूज़ हो रहे हैं उस लत को की कंजम्पशन के लिए, या जो इंद्रिय आपकी यूज़ हो रही है उस लत की कंजम्पशन के लिए, हमें उस इंद्रिय और उस भाव पर ध्यान देना होता है। ओके, अडॉप्टेड चाइल्ड को कैसे देखें, कैसे पता करें कि मतलब ये चाइल्ड अडॉप्ट होएगा या फिर हम लोग अडॉप्ट करेंगे एक चाइल्ड को, वो कैसे देखें? अडॉप्शन, चलो इस प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, ये सॉल्यूशन है अडॉप्शन। तो इसको शुरू से चालू करते हैं। 99% लोग अडॉप्शन क्यों करते हैं? एट टाइम्स क्योंकि उन लोगों को बच्चा करने में दिक्कत हो रही होती है, या फिर चाइल्डलेस होते हैं, चाइल्डलेस होते हैं, या मेडिकली कुछ ऐसी Problems अनफिट हो होते जाती हैं, हैं। कुछ ऐसी बात पता लगती है तो वो जाते हैं। तो अवनी, पहले तो हमारे पास चार्ट उन लोगों का आता है कि शुड वी गो फॉर अडॉप्शन और नॉट, कि क्या हमारी कुंडली से आपको लगता है हमारे बेबी हो सकते हैं या हम अडॉप्शन के लिए जाएं। अब वो तुम्हारा सवाल नहीं है, जिसने भी सवाल पूछा उसने बोला अडॉप्टेड चाइल्ड के चार्ट में क्या कॉम्बिनेशन है, या अगर हम किसी को अडॉप्ट करने जा रहे हैं तो उसके चार्ट में क्या होना चाहिए। एक बात और भी समझना, कई बार अडॉप्टेड चाइल्ड का बर्थ डिटेल एक्यूरेट पता नहीं लग पाता। समझो कि कोई छोड़ गया, वो मूवीज़ में दिखा देता, पता नहीं कितना सही है कितना नहीं, कि बच्चा बाहर रख गए आश्रम के और इसके और उसके, तो वो नहीं पता लगता था। पर एक पत्रिका में जो अडॉप्शन फैमिली में होती है ना, कई बार होता है कि बहन के घर में बच्चा नहीं है तो भाई के 3 हुए तो उसने अपनी बहन को दे दिया कि आप इसको रख लीजिए, या ऐसा। उन केसेस के बारे में बताता हूँ। तो उन केसेस में हमें क्या देखने को मिलता है कि पहले तो उस बच्चे की कुंडली में सेकंड हाउस अफ्लिक्टेड होता है। ओके। क्यों अफ्लिक्टेड होता है? सेकंड से क्या क्या देखते हैं? सेकंड से हमारा कुटुंब देखते हैं, हमारी फैमिली देखते हैं, फाइन, और हमारे रिसोर्सेज देखते हैं। रिसोर्सेज देखते हैं। तो कहते हैं जो फर्स्ट रिसोर्स एक इंडिविजुअल की लाइफ में होता है वो मदर मिल्क होता है। माँ का प्यार कह लीजिए, माँ की गोद कह लीजिए। आपका वही चीज़ बचपन में आपसे छिन गई, ठीक है, 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना में। तो सेकेंड हाउस अफ्लिक्शन बड़ा कॉमन है जब हम इसको देखते हैं। तो एक तो दूसरा, अडॉप्शन के केस में बायोलॉजिकल फादर अलग हो जाते हैं और अडॉप्टेड फादर अलग। करेक्ट। तो वहाँ पर हमें वहाँ भी अफ्लिक्शन दिखनी चाहिए कि इनके बायोलॉजिकल फादर का इनसे कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बायोलॉजिकल फादर सूर्य से देखें या फिर 9th हाउस के लॉर्ड से देखें? 9th लॉर्ड से देखेंगे। 9th लॉर्ड हो गया हमारा बायोलॉजिकल, और जो सन हो गए वो हमारे अडॉप्टेड फादर। अडॉप्टेड या हमारी लाइफ में जो भी फादरली फिगर है वो सब हम जाएंगे फिर सूर्य पर, ठीक है। तो आपने जो कहा, अडॉप्शन के केस में हम देखते हैं कि अगर ये अपने माँ बाप से अलग हो गया है, रियल नहीं बोलूँगा, बायोलॉजिकल माँ बाप से अलग हो गया, तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स जिस हाउस से देखे जाते हैं उन हाउस लॉर्ड का लगन लॉर्ड से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। कनेक्शन है तो इसका मतलब दे आर विद यू, दे आर स्टेइंग विद यू, दे आर लिविंग विद यू। अगर वो कनेक्शन नहीं है तो भैया नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर परिवार में ही कई बार अडॉप्शन होता है तो उसमें उन्हीं, जैसे मैं केस के बारे में आपको बताता हूँ कि जिसमें भाई ने अपनी बहन को बेबी दिया, तो अब वो बेबी अपने एक्चुअल फादर को मामा बुलाती है, राइट, क्योंकि उसे पता नहीं था इनिशियली कि ये मेरे फादर है, बाद में पता लगा। सो मामा बुलाती है, तो अब मामा की उस गुड़िया की ज़िंदगी में कुछ तो रोल है बायोलॉजिकल फादर का, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है जो सूर्य चंद्रमा का है। तो हम जब भी कभी अडॉप्शन का चार्ट आता है तो हम ये देखते हैं सेकेंड हाउस अफ्लिक्शन में होना चाहिए, जिससे कि वो वहाँ से कट ऑफ हो सके आपसे जुड़ने के लिए, ठीक है। और बायोलॉजिकल और जो मैंने बताया 4th लॉर्ड और मून, इनको भी अलग अलग करके देखेंगे। 4th लॉर्ड बायोलॉजिकल मदर है, ये मून आपका अडॉप्टेड मदर है, इसको देखेंगे। और एक और मुझे बात बताना अवनी, बच्चे क्यों ज़रूरी हैं? मतलब अगर एक कपल बेबी प्लान करते हैं या बेबी करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं बच्चों से? कि आगे जाकर हमारा सहारा बनेंगे। टिपिकल लाइंस, आई मीन। देखो, गलत नहीं है, लाइन तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये सोच होनी नहीं चाहिए।
आप अपनी ड्यूटीज़ पूरी कीजिए, आप अपने कर्तव्य देखिए, आप राइट बच्चे की लाइफ में कि ये मुझे बड़े होके देगा इसलिए मैंने बच्चा पैदा किया है क्योंकि ये मुझे खिलाएगा पिलाएगा, वो नहीं होना चाहिए। बट स्टिल होता है और हमसे पूछा जाता है। बट सर इसमें मैं जानना चाहूँगी गलत क्या है? मतलब लाइक अगर कोई हमें इतनी ज़्यादा दे रहा है, मतलब अपनी केयर दे रहा है 9 मंथ, मतलब माँ ने भी इतना सब कुछ किया, तो आई थिंक हम बच्चों का फर्ज नहीं बनना चाहिए? बच्चों का फर्ज बनना चाहिए ना, तो यू आर टॉकिंग अबाउट योर क्या बोलते हैं ड्यूटीज। हाँ, यू आर नॉट आस्किंग फॉर योर राइट कि मैं बेटी हूँ तो मुझे प्रॉपर्टी में तो हिस्सा चाहिए, मेरी माँ मुझे क्यों नहीं देगी, वो तो मेरा है। तो देखो यहाँ पर एक बात समझना, हमारे हिंदुओं में 2 इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है, महाभारत और रामायण, उससे समझते हैं। जहाँ रामायण ड्यूटीज़ के बारे में बात बताती है कि भगवान राम कहते हैं लड़के का मेरे पिता ने कह दिया तो मैं बीइंग अ सन मेरी ये ड्यूटी है टुवर्ड्स माय फादर या माय मदर, और ऐसे ही उन्होंने फिर एज अपनी प्रजा के लिए किया, सबके लिए किया। वहाँ सब अपने कर्तव्यों को लेके कि मेरे बड़े भाई लड़ रहे हैं तो मैं उनको अकेले कैसे छोड़ दूँ, मैं जाऊँगा, मेरे बड़े भाई ने राज्य छोड़ दिया तो मैं कैसे ले लूँ, मैं भी छोड़ दूँगा। वहाँ पर सब अपनी ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं और उसका फोकस वहाँ पर, सबका फोकस। जब हम महाभारत में आते तो वहाँ ड्यूटीज़ की बात नहीं, वहाँ राइट की बात आती है कि ये मेरी ज़मीन है, मुझे क्यों नहीं मिलेगी, मेरे बाप की थी तो मेरी होनी चाहिए, मेरे ताऊ ने कैसे ले ली, और ताऊ कह रहा है कि मुझे मिली है तो मैं अपने बच्चों को दूंगा, वगैरह वगैरह। आपने ये बात बिल्कुल सही की, बीइंग अ सन या बीइंग अ डॉटर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी ड्यूटी बनती है टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, हमें देखना चाहिए। लेकिन बीइंग अ पेरेंट हमारी ये ड्यूटी नहीं या हमारा ये एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए टुवर्ड्स आवर चाइल्ड कि यार ये खिलाएगा तो मैं खाऊंगा, ये पालेगा तो मैं पालूंगा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप जो बात कह रहे हो, जो पहली लाइन थी कि अगर वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो क्या बुरा है, कोई बुराई नहीं है। बीइंग अ सन हमें सोचना चाहिए इस बारे में। लेकिन अगर आप एज अ फादर हो, उस रोल में हो, तो मैं रेकमेंड यही करूंगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही प्रॉब्लम का कारण बनती है। पर मैं विषय पर वापस आता हूँ क्योंकि ज्योतिष छूट जाएगा, हम कहीं और पहुंच हम तो कहीं और ही पहुंच गए जेन्युइनली। ये कट कर देना प्लीज एडिटर। नहीं, इसको रखेंगे। ये काफ़ी कुछ पार्ट समझाने वाला है और इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है इसके बारे में भी व्यूअर बताएंगे कि हाँ ये ठीक था, अच्छा लगा। अभी विषय पर आते हैं। मैं जो बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जब अडॉप्टेड चाइल्ड का चार्ट आता है, वैसे तो बहुत रेयर आता है कि XYZ इनमें से किसको मैं अडॉप्ट करूँ, ठीक है। तो आपको पता होगा शायद भारत में अडॉप्शन इतना इजी नहीं है। पहले आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप फाइनेंशियली उसको देखभाल कर पाएंगे, और भी 10 चीज़ें लगती है। बट अगर मिल गया तो, और फिर कोई पूछे कि किसको करना है, तो ये वाला चार्ट जो आपका सवाल था कि मेरी सेवा करेगा कि नहीं, तो हम वहाँ पर जुपिटर के रोल को बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं बच्चे के चार्ट में, कि ये जिन्होंने भी इसके लिए किया है उसके लिए कुछ करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। तो आपने जैसे कहा, अगर कोई अडॉप्टेड चाइल्ड का चार्ट आपके पास आए, यू नीड टू सी कि जुपिटर का इन्फ्लुएंस ओवर लग्न लॉर्ड है कि नहीं। अगर है तो उनके पेरेंट्स को कहिए इस बच्चे को अगर आप जैसे कर रहे हैं, पाल रहे हैं, करना भी चाहिए, तो उसका आउटकम आपके फेवर में आता दिख रहा है, ठीक है। और अगर नहीं है, दोनों पर नहीं है, तो हम ये बोलेंगे बच्चा बड़ा कीजिए, ग्रोथ के लिए छोड़ दीजिए, ऐसे ही रहिए जैसे आप हो। सो गाइस, इसी के साथ हम एंड करते हैं हमारा ये वाला एपिसोड। बट और क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हमारे एपिसोड्स को फॉलो अप करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने क्वेश्चंस कमेंट डाउन करते रहें वेबसाइट पे और यूट्यूब पे भी।